बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सिचुएशन पिछले कुछ अरसे में हमने देखी कि जो पाकिस्तान ने बड़ा ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया डिप्लोमेटिक साइट्स के ऊपर भी, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की जो एक कॉन्फ्लिक्ट हमें नज़र आया इंडिया के साथ, उसके अंदर भी पाकिस्तान ने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। अगर बात करें हम वॉर साइड की, उस साइड पे भी, और अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक साइड की, तो उस साइड पे भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। उस हवाले से कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स भी सामने आ रही हैं। एक तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई। उसके बाद हमें नज़र आया कि जो ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट सा वो भी जो है वो एक नेगोशिएशंस की तरफ गया, और एक मेजर रोल प्ले किया उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने। लेकिन अभी हमें एक दोबारा से कुछ इस तरह की बात सुनने को मिल रही है कि शायद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो दोबारा कोई इस तरह की बेवकूफ़ी करने का सोच रहा है, और कुछ सिंदूर 2 के नाम से भी कोई एक नया नैरेटिव वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तहरीके जवानान पाकिस्तान जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, एंड वेलकम टू अवर ऑफिस। अब्दुल्ला साहब, जैसे मैंने कहा कि कुछ सिंदूर 2 की बात चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कौसर अब्बास साहब, और बड़ा अच्छा ऑफिस है, बड़ा अच्छा मुझे लगा आपके पास आके। माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। सिंदूर 1 का जो हाल हुआ वो हमने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया, आपको इस बात का पता है? पाकिस्तान ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया, हमने तंदूर 2 किया है। तंदूर 1 में जो हमने हाल किया था सिंदूर का, वो तंदूर 2। नॉनसेंस बातें हैं, लेकिन चले ये तो लाइटर नोट के ऊपर था। असल बात यह है कि इंडिया जो है वो मानेगा नहीं, ये इसराइल की तरह है, वो भी मानते नहीं हैं, क्योंकि आइडियोलॉजिकल उनकी बॉन्डिंग है ना। एक देखें, उनके एक नज़रियाती पहलू है। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान तोड़ा था ना, तो वो तो बीजेपी की नहीं थी। तो प्रॉब्लम आपकी नरेंद्र मोदी के साथ है, सिंदूर 1 के साथ है, सिंदूर 2 के साथ है, या चाणक्य माइंडसेट के साथ है, हिंदुत्व सोच के जरिए जो अपने पड़ोसी को जीने नहीं देती। और क्या सिर्फ पाकिस्तान विक्टिम है? क्या चीन के साथ जो है वो नहीं इनकी मुखासमत चल रही? क्या आपको याद नहीं है कि 67 सोल्जर्स इनके लद्दाख में उन्होंने वो फिस्ट फाइटिंग में मार डाले थे चीनियों ने। फिर इसी तरीके से नेपाल के अंदर इनकी जो बदनामे ज़माना रॉ है, उसने बकायदा रॉयल फैमिली को कत्ल कर दिया था नेपाल के अंदर। ये तो बात अभी ओपन है। फिर भूटान के अंदर आप देखिए, आप श्रीलंका पे देखिए, तो कौन है जो इनकी शर से जो है वो महफूज है भाई? तो इसलिए, और फिर इसी तरह से आप जरा इजराइल को देख लें, क्या लबनान महफूज है? क्या उर्दन महफूज है? क्या शाम महफूज है? क्या आपका जो है वो अभी फ़लस्तीन तो है ही है, इराक महफूज है, ईरान महफूज है, कौन महफूज है? इनका माइंड सेट है, ये शरपसंद लोग हैं, क्योंकि दुनिया में 2 कौमें तन्हाई का शिकार हैं और वो अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन चाहती हैं। एक है भारत, जिसके पास, हिंदू के पास भारत के अलावा कोई मुल्क ही नहीं। आप गौर करें, अभी पाकिस्तान में आप जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं, ईरान चले जाते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, अल्लाह का शुक्र है अज़ानें सुनाई देती हैं। हिंदू के पास क्या जगह है? इसलिए ये एंडेंजर्ड स्पीशी हैं। ये हो गए, इसराइली हो गए, ये यहूदी। अच्छा, फिर यहूदी के तो जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो तो मानते भी नहीं है कि इसराइल होना भी चाहिए। वो कहते हैं हमें अल्लाह ने दिया ही नहीं, जमीन नहीं दी। अब ये तो इसलिए ये भी चाहते हैं ग्रेटर इसराइल, ये चाहते हैं। अभी खुल के बातें हो रही है ना कि मदीना जो है वो हमने शामिल करना है। ये बातें कौन कर रहा है? ये उनकी स्टेटेड पॉलिसीज हैं। अच्छा, नेतन्याहू तो चलें साइड पे कर दें, ये तो है ही बदबख्त। बाकियों का आप बता दें कि नेतन्याहू के अलावा जो लोग थे, तो जो बेन गुरियां था वो फ़लस्तीनियों के हक में था, मुसलमानों का यार था। जो बेगन था वो मुसलमानों का दोस्त था। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना, ये रिजॉल्व की तरफ नहीं जा रहे। ये चालाकी के जरिए जब इनको मार पड़ जाया करती है तो थोड़ी देर ये ना दबक के बैठ जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता इसराइल ने ईरान की पीठ लगा दी होती ना,
तो फिर आप यकीन माने कि फिर पाकिस्तान का ये सिंदूर वानी जो था ना, यही काफ़ी था। वो दोबारा आते आप पे नहीं मानते। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कौन भाई कि आप देखें कि किस तरीके से जो पहला फ़ोन किया उसने नेतन्याहू ने, जिस दिन जंग उसने मुसल्लत की नाजायज़ ईरान के ऊपर, तो उसने किसको फ़ोन किया? ट्रंप को तो नहीं फ़ोन किया, उसने नरेंद्र मोदी को फ़ोन क्यों किया? आप मतलब नाज़रीन को ये गौर करना चाहिए कि ट्रंप को फ़ोन करने का मकसद तो समझ आता था, ये नरेंद्र मोदी को फ़ोन करने का क्या मकसद था? यानी कि भाई हम यहाँ से पकड़ रहे तुम वहाँ से पकड़ो। एग्जैक्टली ये सीधी बात है। और वो ये अच्छा, दोनों वाले हैं जो ईरान, जो अमेरिका की ताकत को इस्तेमाल कर। देखिए अमेरिका एक मेरा अगला सवाल उसी की तरफ है। देखें मुझे ये लग रहा है कि इस सारी सिचुएशन को देखें, अगर पिछले 1-2 माह की सारी सिचुएशन को देखें, जब से भारत ने पहले ये हरकत की, फिर इजराइल ने ये हरकत की, तो ये दोनों ममालिक जो हैं ये अमेरिका के ऊपर भी बर्डन नहीं बनते जा रहे और एक थ्रेट नहीं बनते जा रहे यूएस के लिए भी? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आई मस्ट एडमायर यू। देखिए असल बात यही है कि अमेरिका ये समझ गया है कि ये अब उनके एसेट नहीं रहे, ये लायबिलिटी बन गए। अच्छा, एसेट का मतलब यह है कि एसेट जो बनाया तो वो जाहिर है उसने भी तो कुछ अपना दिखाना है कल पुर्जे। जब टेस्ट का वक्त आया तो इजराइल और भारत दोनों ठुस, एग्जैक्टली दोनों को मार पड़ गई। बावजूद इतनी सपोर्ट के, खुदा की कसम, इसका 5% भी पाकिस्तान को सपोर्ट होती ना तो, और या ईरान को सपोर्ट होती तो पता नहीं हमने दुनिया में तहलका.com मचाया होता। मसला यहाँ यही है कि ये लायबिलिटी बन गए हैं। और मुझे लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो बड़ा एक तेज दिमाग रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो विड्रॉल पॉलिसी भी है उनकी। आप देख लें सीरिया से, नॉर्थ कोरिया से और फिर अफ़गानिस्तान से, तो मुख्तलिफ उनकी, और अभी भी ये जो उनकी पॉलिसी थी, देखिए ना, अगर वो ईरान के जब अफशुदा यूरेनियम तो मिला कोई नहीं, उन्होंने खाली बस मुबारी करके आ गए अपना वो जिसको कहते हैं ना कि मगरों लाना, कि जी हमने तो हाथ जनाब हमने तो और हमला कर दिया, और क्या चाहते हो इजराइलियों? ज़ायनिस्ट लॉबी उनके ऊपर दबाव डाल रही है। इसी तरह से यूक्रेन रूस का कॉन्फ्लिक्ट आप देखें कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना वो चाइना के साथ मामलात कर लेंगे। और जब चाइना से मामला किया तो ना इसराइल की कोई हैसियत रह जानी है और ना ही भारत की कोई हैसियत रह जानी, उसमें पाकिस्तान की हैसियत होगी। और ये यानी कि आप ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में हम ये देख रहे हैं कि चाइना और अमेरिका एक पेज पे होंगे। लेकिन इसमें एक और भी मुल्क है ना जिसने ये किरदार अदा करना है। फील्ड मार्शल साहब को खाने पे क्यों बुलाया था? एग्जैक्टली। आप ये देखें कि G7 की कॉन्फ्रेंस है, G7 की कॉन्फ्रेंस में साइड लाइन पे मोदी के साथ मीटिंग तय है, उनको टाटा करके ठेंगा दिखा के वो चलते बने, और वो चले गए अमेरिका। और किसको मिले? फील्ड मार्शल को। बिल्कुल। तो भारत को अंदर तो सफे मातम तो बेचना है। तो मुझे बताएं कि फील्ड मार्शल से जो मुलाकात है उसके हवाले से डिफरेंट परसेप्शंस जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। कुछ लोग बहुत एंटी बात कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो बड़ा इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी कल भी एक अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की जिसमें उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया और उसको फील्ड मार्शल के ओवरऑल मुलाकात को बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया और दुनिया पूरी को बताया कि मेरे लिए ये ऑनर की बात थी। मतलब अगर आप अमेरिकी सदर ये कह रहा है कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी कि मैं फील्ड मार्शल साहब से मिला हूं, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये जो मुख्तलिफ किस्म के एस्पेक्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, तो आप हमारे नाजरीन को बताने के लिए थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहें ताकि जो परसेप्शंस हैं वो क्लियर हों? देखिए पहली बात है, मैं तो किसी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ओवरऑल जो खुदा लगती बात है वो करनी चाहिए। पहली बात यह है कि इस पूरे रीजन में जो ऊपर जो है वो ईस्टर्न यूरोप से शुरू होता है, फिर सेंट्रल एशिया आता है, रूस आता है, इधर आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, अमेरिका कहाँ गया? $10 बिलियन का असला छोड़ के गए। और ये बात सदर ट्रंप साहब जो है पहले भी बता चुके हैं, स्टेटेड पॉलिसी है कि वो हमने वापस लेना है तो पाकिस्तान के बगैर ले लेंगे। $10 बिलियन छोटी रकम तो नहीं होती। इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ट्रेड टैरिफ उन्होंने चाइना के ऊपर से 145% से 30% पे लाए हैं, तो इसका मतलब है वो पाकिस्तान के किरदार चाहते हैं कि चीन और उसके दरमियान में, जैसे 60s में हमने एक ब्रिज का किरदार अदा किया था जिसको दोनों मुल्क ने बड़ा अच्छा अप्रिशिएट किया था,
तो वो चाहते हैं एक किरदार हो। तीसरी बात यह है कि हमने एक मिलिट्री डोमिनेशन दिखाई है, और मिलिट्री डोमिनेशन के अंदर हमने ना सिर्फ भारत पाक जंग में जो है वो अपना किरदार दिखाया, बल्कि हमने ईरान के हवाले से भी बहुत मजबूत किरदार लिया। अभी ये जो लोग बातें करते हैं ना, मैं लोगों को सिर्फ इतना सा कहूँगा, ये गलत बात है। उसकी वजह यह है कि जब फील्ड मार्शल साहब मिलने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब से, चेमा गोइयाँ बहुत ही दिल में बहुत सारे लोगों के खटका लगा था, लेकिन जाने से पहले पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बड़ी वादे थी कि आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन के चार्टर के तहत ईरान को दिफा का हक हासिल है, यानी कि रिटेलिएट का हक हासिल है, ऐसे ही था। लेकिन जब फील्ड मार्शल साहब उनसे मिल लिए, उसके बाद अमेरिका ने हमला किया। अमेरिका ने हमला किया और पाकिस्तान की क्या स्टेटमेंट आई कि हम आर्टिकल 51 के तहत ईरान को अपने हक महफूज है दिफा का। Exactly. किसके खिलाफ? हमला तो अमेरिका ने किया था। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसको लाइट मत लें। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने जो अपनी पॉलिसी पहले दिन बताई वही बाद में थी, और यही बात है कि वो जो ऑनर की बात कह रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि उनको कौसर भाई ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत का किरदार अदा कर रहा है, और इस रीजन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के बजाय जो है वो कोई और तरीका रह नहीं गया, क्योंकि जिसके ऊपर तकिया था भारत वो तो चला नहीं ना, वो तो ठुस हो गया। अब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाएंगे या अपनी रीजनल आप पावर बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे? क्या यहाँ आप बेस बनाएंगे? तो बेस तो बना नहीं सकते। तो उसमें उनको ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका अब शायद पावर शेयरिंग करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहा है, बजाय इसके कि वो सोल सुपर पावर का स्टेटस बरकरार रखने के लिए जंगें मुसल्लत कर दे, लोगों पे चढ़ दौड़े ना। अभी भी देखें कतर पर हमला उनके बेस पे हुआ, ये बड़ी बात है वैसे, मतलब ठीक है, मतलब अमेरिका के लिए कोई मुश्किल तो नहीं था ना रिटेलिएट करना, मतलब 100-200 मिसाइल तो वो मार सकता था, ऐसा ही है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खामोश डिप्लोमेसी जो थी पाकिस्तान की भी, चीन और रूस की भी, वो काम आई। इसलिए इस नए पैराडाइम शिफ्ट में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। एक तरफ ईरान ने नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर रहा है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिएट कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जो फील्ड मार्शल साहब के ऊपर जो एलिगेशंस हैं जो लोग लगा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो माजी में भी लगाते आए हैं, इनका काम ही यही है, इनको कहना ये नहीं पलटेंगे।